नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट इन परीक्षाओं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इस टेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे और क्वेश्चन बना करके आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप हर क्वेश्चन को देखेंगे, आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगी। 5 सेकंड में आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा क्वेश्चन और उसके जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शन है, वो सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ईसद स्पष्ट प्रयत्न है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएँ इससे पहले ज़रूरी है कि आपको प्रयत्न पता होने चाहिए। तो ईसद स्पष्ट प्रयत्न, तो संस्कृत में प्रयत्न कितने होते हैं? 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या होती है 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11 है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईसद स्पष्ट प्रयत्न है, तो ईसद स्पष्ट प्रयत्न आता है हमारे आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत और ईसद स्पष्ट प्रयत्न में हमारे आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईसद स्पष्ट प्रयत्न है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा अंतस्थ व्यंजनों का। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि ईसद स्पष्ट प्रयत्न है अंतस्थों का। अब पहला ऑप्शन है स्पर्श व्यंजनों का। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इन्हें 5 वर्गों में रखा जाता है, यानी का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ और पा वर्ग हुआ। स्पर्श व्यंजनों को इन 5 वर्गों में रखा जाता है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आ रहे हैं, इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25। और स्पर्श व्यंजनों का जो प्रयत्न होता है, जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, वो होता है स्पष्ट व्यंजन, स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ऊष्म का होता है ईसद विव्रत और स्वरों का होता है विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न। तो यहाँ पर ईसद स्पष्ट का पूछा गया, इसलिए हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? अंतस्थों का। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक वर्ण, तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान पता करने के लिए अनुनासिक वर्ण पता होना ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। तो अनुनासिक वर्ण अभी मैंने बताया कि वर्ग 5 होते हैं और इन 5 वर्गों में जो वर्ण आते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे का वर्ग का क ख ग घ इया, पा वर्ग का पा फ बा भा मा, ता वर्ग का ता था दा धा ना, तो हर वर्ग का, ऐसे ही चा वर्ग का, ऐसे ही टा वर्ग का, हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका। तो आपका आंसर सही होगा, मुख नासिका से अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। पहला ऑप्शन है कंठ। तो कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, जो सूत्र कहता है आ, हा, का वर्ग, पूरे 5 वर्ण आ जाएंगे का वर्ग के, और विसर्ग, इतनों का उच्चारण स्थान हमारा क्या रहता है? कंठ। फिर इसके बाद है तालु। तो तालु का सूत्र आ जाता है इच्वेशानाम तालु, दूसरा ऑप्शन है तालु। तो तालु का सूत्र है इच्वेशानाम तालु, जिसमें आ जाता है ई, चू का मतलब है चा वर्ग से, या और शा, इतनों का उच्चारण स्थान हो जाता है हमारा तालु। और मुख नासिका से तो आपको पता चल ही गया कि हर वर्ग का जो अनुनासिक वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान मुख नासिका होगा, इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही हो गया। और चौथा ऑप्शन है दंत। तो दंत का सूत्र होता है लितुल सानाम दंतः, यानी कि ल, ता वर्ग, ला और ये सा, इतनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत। तो यहाँ पर अनुनासिक वर्णों के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा मुख नासिका। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि यहाँ जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं केवल आपके वही क्वेश्चन नहीं, बल्कि जो ऑप्शन है उनसे भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो आपको वो भी क्लियर होता हुआ चले।
ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा रखती और फिर इन क्वेश्चनों को और इन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करती तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती। इसलिए जितने क्वेश्चन रखे हैं आप उनको ध्यान से समझना। हाँ, अगला है हमारा काद्यो मावसानः, और आगे ब्लैंक है। ऐसा पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने काफ़ी सारे सूत्र लिखाए हैं, काफ़ी सारी संस्कृत की परिभाषाएं लिखाई हैं छोटी छोटी सी। तो इन सभी परिभाषाओं को, इन सभी सूत्रों को आप लोगों को अच्छे से याद करना है, जिससे पेपर में अगर कोई ऐसा रिक्त स्थान की पूर्ति करने जैसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको गलत ना हो वो क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें है काद्यो मावसानः, आगे ब्लैंक कर दिया। आपको भरना है क्या होगा सही आंसर, स्पर्शः, अंतःस्थः, ऊष्ममाणः या स्वरः। तो सभी ने आंसर अपना जान लिया होगा। अब सुनिए, काद्यो मावसानः, इसका सही आंसर होगा स्पर्शः। अभी अभी मैंने बताया काद्यो मावसानः। सबसे पहले तो इसको समझो। काद्यो मतलब का कहाँ हो, आदि में। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है। और मावसानः, और माँ कहाँ हो, अवसान। अवसान मतलब अंत में। का से शुरुआत हो और माँ से जिन वर्णों का अंत होता है या जिन व्यंजनों का अंत होता है वो कैसे व्यंजन कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन। क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को हम का वर्ग से शुरुआत करते हैं, यानी काखा गाघा एड़ा से शुरुआत करते हुए पांचों वर्गों को रखते हुए पाफा बाभा माँ पे जाकर के अंत होता है, तभी तो इनकी संख्या 25 होती है। तो शुरुआत किससे होती है, का से, अंत किससे होता है, माँ से। इसीलिए परिभाषा क्या बनी, काद्यो मावसानः। तो आपका आंसर सही होगा स्पर्शः, क्योंकि का आदि में हो, का मतलब प्रारंभ में हो, और अंत में जहाँ पर माँ वर्ण आ जाए तो वो हमारे व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब है दूसरा ऑप्शन अंतःस्थः। तो इसकी परिभाषा बनती है यणो अंतःस्थः, मतलब यण प्रत्याहार को किस व्यंजन में रखा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन में। अगला है ऊष्ममाणः। तो इसकी परिभाषा बनती है सल ऊष्ममाणः। सल ऊष्ममाणः। सल ऊष्ममाणः का मतलब हो जाता है सल, सल प्रत्याहार, जिसमें वर्ण आ जाते हैं हमारे सा, शा, सा, हा। सा हा, तीनों सा आ जाते हैं, और हा। इतने वर्णों को सल प्रत्याहार में रखा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। अगला है स्वरः। तो स्वर की होती है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। और स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अच के नाम से। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये स्वर की परिभाषा है जो बताती है कि वे वर्ण जिनका अपना स्वयं का शासन हो, यानी जो अपने आप में पूरे हों, जिन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो अपने को पूरा करने के लिए, ऐसे सभी वर्ण क्या होते हैं, हमारे स्वर वर्ण। क्योंकि स्वर अपने आप में पूरे होते हैं और ये पूरा किसे करते हैं, व्यंजन को। तो ये तो अपने आप में पूरे हैं ही और ये व्यंजन को भी पूरा करते हैं। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर वर्ण। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओकार का उच्चारण स्थान है। यहाँ आपका शब्द लिखा हुआ है ओकार, मतलब किससे है, ओ से। तो किसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, ओ का उच्चारण स्थान। तो बताइए आपका ओ का उच्चारण स्थान क्या रहेगा। तो ओ का उच्चारण स्थान होता है, सबसे पहले तो ओ को जानो। ओ किस किस से मिलकर के बनता है, आ प्लस उ, इनको मिलाकर के हमारा ओ बनता है। गुण संधि से हमें पता चलता है कि आ के बाद यदि उ आता है तो हमारा क्या बनता है, ओ। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। और आ और उ से ही हमारा ओ बन रहा है, इसीलिए कंठ और ओष्ठ ये दोनों ही उच्चारण स्थान किसके हो जाएंगे, ओ के। इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कंठ ओष्ठम, क्योंकि कंठ आ का है और ओष्ठ उ का उच्चारण स्थान है और आ और उ से मिलकर ही हमारा ओ बनता है। इसीलिए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
ये क्वेश्चन भी देखिए 2014 में पूछा गया था, यानी कि आपको सारे उच्चारण स्थान अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है। अगला है प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। तो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों की संख्या पूछी गई है, यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या नहीं पूछी गई। आपको ऑप्शन में एक देखिए 14 भी दिख रहा होगा और एक 42 भी दिख रहा है। 42 होते हैं हमारे प्रत्याहार और 14 होते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है। मतलब यहाँ आपसे प्रत्याहार नहीं पूछे जा रहे कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहार जिन सूत्रों से बनते हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो ये समझ आया कि यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या नहीं पूछी जा रही है, प्रत्याहार जिन सूत्रों से बनते हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो प्रत्याहार बनते हैं हमारे माहेश्वर सूत्रों से और माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 है, इसीलिए आपका आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, आंसर नंबर डी 14 है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता कि प्रत्याहारों की संख्या क्या है, तो फिर आपका आंसर 42 रहता। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए प्रत्याहार सूत्रों की संख्या क्या है, तो ध्यान रखिए अगर प्रत्याहार शब्द के साथ सूत्र शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब माहेश्वर सूत्र से ही होता है, क्योंकि प्रत्याहार बनते किससे हैं, माहेश्वर सूत्रों से, और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी रहती है, 14। इसीलिए आपका सही आंसर यहाँ पर भी यही होगा कि 14। क्लियर है। अगला है माँ का उच्चारण स्थान है। माँ, माँ कैसा व्यंजन हुआ, स्पर्श व्यंजन हुआ। अब इसे ध्यान से समझिए। आपका पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है ओष्ठ, तीसरा है नासिका, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें है बी और सी दोनों, यानी कि ओष्ठ और नासिका दोनों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अब ये कैसे हुआ, तो किसका उच्चारण पूछा गया है, माँ का। माँ कैसा वर्ण है, पा वर्ग का है, पंचम वर्ण है। सबसे पहले तो ये है किस वर्ग का, पा वर्ग का है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है हमारा, ओष्ठ, क्योंकि सूत्र क्या है, उपु पद्मानियानाम ओष्ठा। तो उपु में जो पु आता है उसका मतलब पा वर्ग से है, और उपु पद्मानियानाम ओष्ठा, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, ओष्ठ। इसीलिए ये जो माँ है ये पा वर्ग में आता है, इसीलिए एक तो उच्चारण स्थान क्या हो गया इसका, ओष्ठ। दूसरा, पा वर्ग का पंचम वर्ण है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हर वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, तो यमं गणानाम नासिका चा, इससे इसका एक क्या हो जाएगा, नासिका। तो ओष्ठ भी होगा, नासिका भी हुआ, तो आपका आंसर सही क्या होगा, बी और सी दोनों। ध्यान रखो कि प्रत्येक वर्ग में पांचवा पांचवा जो वर्ण होता है उसका अपना अपना उच्चारण स्थान तो अलग अलग होता ही है, साथ साथ में हर वर्ग का जो अपना उच्चारण स्थान है वो अलग हो गया, और जो पांचवें वर्ण होते हैं इनका एक उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। तो अगर आपसे पेपर में कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें एक तो उसका जो वर्ग वाला है वो भी उच्चारण स्थान दिया हुआ हो और नासिका भी दिया हुआ हो, और आगे कुछ ऐसा ही दोनों वाला ऑप्शन हो, तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और अगर कोई ऐसे दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, या तो उस वर्ग का उच्चारण स्थान दिया हुआ है, या फिर ये जो नासिका होता है हर वर्ग का पांचवें वर्ण का नासिका भी होता है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो फिर आपका वो सही हो जाएगा, और अगर दोनों पेपर में है तो आपका दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला है ऊष्म वर्णों का बोधक है। ऊष्म वर्णों का बोधक पूछा गया। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है अच, दूसरा है हल, तीसरा यण, और चौथा है सर। ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों क्या है हमारे, प्रत्याहार। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार प्रत्याहारों में से किस प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं हमारे। तो अच में आपको पता होगा, अच में हमारे क्या आते हैं, सभी स्वर, तो ये तो नहीं होगा। हल में आते हैं हमारे सभी व्यंजन, तो ये भी नहीं होगा।
केवल किसका पूछा जा रहा है? ऊष्म का पूछा जा रहा है। ऊष्म भी व्यंजन है, लेकिन हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं, केवल ऊष्म अकेला नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। यण में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, तो ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऊष्म व्यंजनों का बोधक कौन सा प्रत्याहार हुआ? सल प्रत्याहार, क्योंकि इसमें कैसे आ जाते हैं? सा, एक मिनट, इसमें आ जाते हैं सा और हा। यही चार हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, और ये चारों को किस प्रत्याहार में रखा जाता है? सल प्रत्याहार में। इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सल प्रत्याहार। ध्यान रखो कि यहाँ पर एक 2016 में प्रत्याहारों वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अब आपको प्रत्याहारों पर भी ध्यान देना है, जिससे कि अगर उनसे रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह्य की संख्या है। अयोगवाह्य की संख्या, तो आपका आंसर सही होगा 4। अयोगवाह्य संस्कृत में कितने होते हैं? 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, इसके आगे मैं लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। अयोगवाह्य की संख्या होती है 4। अगला है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण किस बाह्य प्रयत्न में रखा जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण किस बाह्य प्रयत्न में रखा जाता है? तो अभी सबसे ऊपर जब आया था प्रयत्न वाला प्रश्न, ईसद स्पृष्ट प्रयत्न वाला प्रश्न, तो मैंने बताया था प्रयत्न कितने होते हैं? 2। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या रहती है 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या रहती है 11। तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण पूछा गया है, तो आपका यहाँ आंसर सही होगा आंसर नंबर ए, घोष, क्योंकि अघोष, विवार और श्वास, ये जो 3 बाह्य प्रयत्न हैं, इनमें वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण रखे जाते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ण। जो अघोष है इसमें आ जाता है तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि तीसरा वर्ण किस बाह्य प्रयत्न में आता है? तो यहाँ तीसरा वर्ण आने वाला है घोष, इसीलिए आपका आंसर सही होगा घोष। आया समझ में? क्योंकि विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, ये हमारे 6 हुए। फिर इसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण 8 हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 11। तो ये जो मैंने अभी नाम बोले हैं, ये सभी क्या हैं? हमारे बाह्य प्रयत्न। तो तीसरा वर्ण किस में आ जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घोष। अगला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लृ स्वर वर्ण का होता है। लृ स्वर वर्ण का होता है ह्रस्व दीर्घ, दूसरा है दीर्घ प्लुत, तीसरा है प्लुत ह्रस्व, या चौथा है प्लुत दीर्घ। देखो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये हमारे क्या होते हैं? स्वरों के भेद। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। आप सभी को पता होगा कि लृ इस स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ठीक, दीर्घ नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो ध्यान रखना लृ का दीर्घ नहीं होता है। ठीक, तो क्या क्या रहेगा इसका? ह्रस्व रहेगा और प्लुत रहेगा। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि किसमें दीर्घ नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ह्रस्व दीर्घ, तो ह्रस्व तो होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है दीर्घ प्लुत, तो प्लुत तो होता है लेकिन लृ का दीर्घ नहीं होता, इसीलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है प्लुत और ह्रस्व, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि लृ का ह्रस्व भी होता है और प्लुत भी होता है। चौथा है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी दीर्घ आया, तो दीर्घ वर्ण नहीं होता है, इसीलिए आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? प्लुत ह्रस्व। अगला क्वेश्चन है, छा बनता है किस किस से? का के साथ ये सा होना चाहिए, यानी मूर्धन्य सा होना चाहिए तो छा बनता है। का के साथ दंती सा होना चाहिए तब, का के साथ तालव्य सा होना चाहिए तब, या फिर छा के साथ ये मूर्धन्य सा होना चाहिए तब।
2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, छ जो होता है वो बनता है हमारा का और सा से, का और सा से बनता है, इसीलिए आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखो, ये जो एक वर्ण है ये इन दोनों के योग से बन रहा है, इन दोनों के संयोग से बन रहा है, इसीलिए इसे कैसा व्यंजन वर्ण कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये बनता किस किस से है, का से और सा से। का में हलंत रहेगा और सा पूरा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, का में भी हलंत लगाइए, सा में भी हलंत लगाइए और यहाँ आप अलग से लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, का और सा। अब ध्यान रखिए कि ये एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है, इसके अलावा त्रा और ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत 2 बार आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2016 में ये पूछा भी जा चुका है। माहेश्वर सूत्रों में यानी कि आपको कहाँ क्या आने चाहिए अच्छे से, माहेश्वर सूत्र। अब क्या पूछा गया है कि कौन सा सूत्रांत वर्ण। तो सबसे पहली चीज तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14। 14 सूत्र होते हैं। तो सूत्रांत मतलब सूत्र के अंत में कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है। तो यहाँ आपका आंसर सही होगा एड़ा। एड़ा कैसे, तो जब हम पढ़ते हैं आ ई उ, आ ई उ एड़ा, यहाँ पे भी ये एक सूत्र का अंत हुआ, ये पहला सूत्र है हमारा, ये एक सूत्र का अंत हुआ तो इसके लास्ट में एड़ा आया, और एक ला और एड़ा ये है आगे आने वाला, क्योंकि आ ई उड़, दूसरा होता है रेलिक, तीसरा होता है एऊ, चौथा होता है अ औच, पांचवा होता है बरट और छठवा होता है लड़। तो इस छठवें सूत्र का अंत इड़ा से हुआ तो ये भी इड़ा आया, सूत्र के अंत में आया, तो एक यहाँ इड़ा आता है सूत्र के अंत में और एक यहाँ इड़ा आता है। और आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा सूत्रांत वर्ण 2 बार आता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा इड़ा। इस क्वेश्चन से पता चलता है कि आप सभी लोगों को माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा प्रत्याहार भी उन्हीं से बन रहे हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे उन्हीं से बन रहे हैं, और ये जो संयुक्त व्यंजन है ये भी आपको जब वो अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इन्हें अच्छे से बना पाएंगे। साथ साथ में कि कौन सा वर्ण सूत्रांत 2 बार आया है या कौन सा व्यंजन वर्ण 2 बार, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो ये भी आप माहेश्वर सूत्र से ही क्लियर कर पाएंगे। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से याद कीजिए, उन्हें 1 से 2 बार लिख के देख लीजिए तो आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। त्रिमात्रस्तु प्लूतो गेयो, आगे ब्लैंक है, ऐसे ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, एक ऊपर भी था तो ऐसे बीच में ब्लैंक है और आगे है चार्ध मात्रिकम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। त्रिमात्रस्तु प्लूतो गेयो और ये है व्यंजनम चा अर्ध मात्रिकम, क्योंकि स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। ह्रस्व को ही एक मात्रिक कहा जाता है, ह्रस्व को ही एक मात्रिक कहा जाता है, प्लुत को द्विमात्रिक कहा जाता है, प्लुत को त्रिमात्रिक कहा जाता है और दीर्घ को द्विमात्रिक कहा जाता है। 1 मिनट में लिख रही हूँ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्लियर है, ह्रस्व को एक मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ को द्विमात्रिक कहा जाता है और प्लुत को त्रिमात्रिक कहा जाता है। अब यहाँ क्या पूछा है, त्रिमात्रस्तु यानी त्रिमात्रिक तो प्लुतो, प्लुत को ज्ञेय मतलब जानना चाहिए, और अर्धमात्रिक पूछा गया है तो ह्रस्व एक मात्रिक होता है तो यहाँ अर्धमात्रिक तो होगा नहीं,
दीर्घ द्विमात्रिक होता है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा आपका, और प्लुत त्रिमात्रिक होता है इसलिए ये भी नहीं। तो अर्धमात्रिक किसे कहा जाता है? व्यंजन को। कैसे? क्योंकि व्यंजन हमेशा आधा होता है, व्यंजन को पूरा कौन करता है? हमेशा कोई ना कोई स्वर मिलके। तो व्यंजन का जो आधा होना है वही उसका क्या कहलाता है? अर्धमात्रिक। इसलिए आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा व्यंजनम। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस क्वेश्चन में मैंने इतने ही इस वीडियो में मैंने आपके इतने ही क्वेश्चन रखे थे। अगली वीडियो पे मैं लेके आऊँगी जिसमें और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखूँगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, और ये ज़रूर बता दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, ओके, थैंक यू।